हाँ, अगला क्वेश्चन जो हमको बोल रहा है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। और आपका इसका आंसर भी पता है, आपने पढ़ा होगा मानव नेत्र के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, वो वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना। निकटतम दर्शन की अल्पतम दूरी जो होती है हमारी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर उसके नजदीक हम चीजों को लाते हैं तो हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी लेंस की फोकस जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है वो इतनी पास की वस्तुओं का, और हमको धुंधला दिखाई देता है। इसलिए हमारा निकटतम बिंदु क्या होता है, वो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इसी कारण से हमको जो है वो उससे ज्यादा अगर निकट कोई वस्तु आएगी तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमारी लेंस की वो क्षमता की एक हमारी लेंस की क्षमता है वो, है ना, उससे नजदीक की फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पाता वो, और प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देने लगता है हमको। इसके कारण से उससे नजदीक रखी हुई वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, सीधी सी बात है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र के प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। यदि कोई वस्तु को जो है हम अपनी आंखों से दूर दूर करते जा रहे हैं, किसी वस्तु को हम अपनी आंखों से दूर करते जा रहे हैं, तो जो नेत्र में प्रतिबिंब बन रहा है, जो नेत्र में प्रतिबिंब बन रहा है, वो बताओ उसका क्या होने वाला है, उसके साथ क्या चेंज होने वाला है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके साथ क्या होने वाला है, कोई बता सकता है। कोई वस्तु यदि हमारे नेत्र लेंस से, हमारे नेत्र के सामने हमारी कोई वस्तु जो है जैसे दूर जा रही है कोई वस्तु, तो हमारे नेत्र में क्या परिवर्तन आने वाला है, नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, नेत्र में बेसिकली ये पूछ रहे हैं वो, नेत्र में क्या परिवर्तन आता है। सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं, क्या सिकुड़ जाती हैं, बुक में लिखा है, ऐसे पुतलियाँ। ही बोल दिया। एक चीज पढ़ी थी आपने, मैं फिर से आपको बुक में लेके जाता हूँ ऊपर, आगे के क्वेश्चन आपको पता है सारे आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। जब मैं नेत्र लेंस पढ़ रहे थे, आप नेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, एक जगह आया था फोकस दूरी एडजस्ट करने वाली चीज का, यहाँ पर देखो, नेत्र लेंस यदि बात की कुछ में करता है, वक्रता में परिवर्तन, फोकस दूरी परिवर्तन। जब पेशियां शिथिल होती है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। नेत्र लेंस जो है वो पतला हो जाता है जब, तो क्या हो जाता है, हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। जब आप आंख के निकट वस्तु को देखते हैं तब पक्षमायु पेशियां सिकुड़ जाती हैं, इससे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और नेत्र लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी फोकस दूरी घट जाती है, जिससे हम निकट रूप रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो आंसर क्या होगा, जब भी कोई वस्तु हमसे निकट से दूर जा रही होगी, पास से दूर जा रही होगी, दूर जा रही होगी, तो हमारी जो पक्षमावी पेशियां है नेत्र लेंस को क्या कर देंगी, वो पक्षमावी पेशियां जो है वो टाइट हो जाएंगी और नेत्र लेंस को क्या कर देंगी, पतला कर देंगी, पतला करते जाएंगी। और प्रतिबिंब जो है वो बाकायदा हम वो रेटिना पर वैसा क्या वैसे बन रहा होगा, लेकिन नेत्र लेंस जो है वो पतला होते जा रहा होगा, उससे उसकी फोकस दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी और दूर जा रही वस्तु जो है वो हमको आसानी से दिखती जाएगी। मतलब ट्रेन कोई गुजर रही है आपके सामने से, तो जैसे जैसे दूर बढ़ती जाएगी उसकी प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा होगा, वो ट्रेन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, हमारी पक्षमावी पेशियां जो है वो नेत्र लेंस को जो है वो पतला करती जाएंगी, जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी नेत्र लेंस जो है वो पतला होते जाएगा, और हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा होगा उसका आकार जो है वो छोटा होते जाएगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उसके हिसाब से प्रतिबिंब जो है वो हमारे नेत्र लेंस पे बन रहा होगा। तो बेसिकली सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर यही होगा कि जैसे जैसे वस्तु जो है वो दूर जाती जाएगी, हमारी पक्षमावी पेशियां जो है वो नेत्र लेंस को सिकुड़ा देंगी, सिकुड़ जाएगी, वो सिकुड़ने के कारण से क्या होगा, फोकस दूरी जो है वो नेत्र लेंस की बढ़ जाएगी और प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। प्रतिबिंब धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु दूर जाती जाएगी प्रतिबिंब का आकार भी छोटा होता जाएगा। सिंपल सी बात है। और जैसे ही वो ज्यादा दूर चली जाएगी तो हमको बिंदु रूप में दिखाई देने लगेगी, ना के बराबर दिखाई देगी। तो इसका आंसर यही था। वापस आते हैं बुक पर। और भैया ज्यादा दूर चली जाएगी फिर वो दिखाई नहीं देगी ना। दिखाई नहीं देगी, जाहिर सी बात है। वो जब हमारी अगर वो अनंत पर चली गई और अगर वो हमारे डिस्टेंस से बाहर हो गई,
मतलब पृथ्वी मालूम है ना, कर्व पे है, अपनी पृथ्वी गोल है। वो जैसे हमारी वो कर्व से बाहर जैसे चली जाएगी, हमारी आंखों से जो है वो दूर हो जाएगी और हम उसको नहीं देख पाएंगे। जबकि वो अगर अंतरिक्ष में जा रही होगी तो हम उसको बिंदु के रूप में देख सकते हैं फिर भी, है ना, जैसे हम आसमान में तारों को देख पाते हैं। उसके बाद भी अगर प्रकाश नहीं है उसका उत्सर्जित करने वाला तो भी नहीं देख पाएंगे हम उसको। ज्यादा दूर जाएगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है हम नहीं देख पाएंगे उसको। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसको अपन ने अच्छा खासा डिस्कस किया है। क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। उनसे आ रहा प्रकाश अलग अलग प्रकाश हमारी हवा की, वातावरण की जो अलग अलग लेयर से गुजरता है, जिससे लगातार उसका अपवर्तन होता जाता है और उसकी हमें आभासी स्थिति नजर आती है। उसके बाद जो है वो आभासी स्थिति के बाद भी जो अलग अलग अपवर्तनांक होने के कारण से जब प्रकाश इंटर करता है तो उसका अपवर्तन भी अलग अलग होता है और लगातार होता रहता है अपवर्तन, जिसके कारण से हमको तारे जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अभी अपन को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। रटने का काम अपन धीरे धीरे कर लेंगे, रटने का काम हो जाएगा। अभी पहले समझो, हम समझ ज्यादा अच्छे से लोगे तो फिर रटने में तो आ जाएंगी वो चीजें। व्याख्या कीजिए, ग्रह ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो भैया तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो सीधी सी बात है, ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता है। जब खुद का प्रकाश, वो क्या करते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो जब उनके जो वो, और एक और बात अपन ने याद देखी थी, ग्रह हमारे पास में है, तारे जो है वो बहुत दूर दूर हैं। पास में है तो तारे एक बिंदु सोर्स की भांति काम करते हैं, और जो ग्रह होते हैं वो कई प्रकार, कई बिंदु सोर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो अपन ने एक वीडियो में देखा था खान एकेडमी के, तारा जो है वो एक बिंदु होता है, अगर वो टिमटिमाएगा, अगर उसका प्रकाश उत्सर्जित होगा तो वो टिमटिमाएगा ही वह। लेकिन ग्रह हमारे पास होता है तो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, वो कई प्रकार, कई बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक बिंदु स्रोत का प्रकाश अगर कम होता है तो दूसरे का ज्यादा हो जाता है, दूसरे का कम होता है तो तीसरे का ज्यादा हो जाता है। एक ना एक बिंदु स्रोत जो है वो चमकते रहता है, जिसके कारण से तारे से आना वाला प्रकाश जो है वो हमको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। जबकि ग्रह जो है वो हमको बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और उसका ओवरऑल जो प्रकाश आ रहा होता है हम तक, वो एवरेज जो है वो क्या होता है, हम तक पहुंच ही रहा होता है किसी ना किसी मामले में। कोई बिंदु जल रहा है तो कोई बुझ रहा है, कोई जल रहा है तो कोई बुझ रहा है, ऐसा हो रहा है। लगातार प्रकाश आता रहता है, जिसके कारण से ग्रह जो है वो हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, तारों का खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता। दूसरा रीजन क्या है, ग्रह क्या बोलेंगे, ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है वो परावर्तित कर रहे होते हैं। दूसरा जो मेन रीजन है, ये तो लिखोगे आप, मैटर बढ़ाने के लिए लिखोगे ये वाली बात। दूसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि तारा जो है वो बिंदु सोर्स होता है, और उससे आने वाला प्रकाश जो है वो जगमग जगमग होता रहता है। बिंदु सोर्स से आने वाला प्रकाश जो है वो जगमग जगमग हो सकता है, जबकि जो ग्रह होता है वो हमारे पास है और वो कई प्रकार के बिंदु स्रोत से बना होता है। अगर एक बिंदु सोर्स कम मध्य होता है तो दूसरा जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से ग्रह जो है वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। व्याख्या कीजिए कि, सॉरी, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सूर्य उदय या सूर्य अस्त, दोनों ही समय सूर्य जो है वो क्षितिज की अवस्था में होता है, और उस दौरान जो है वो हमारी दूरी जो है वो ज्यादा होती है, और जो उतनी ज्यादा दूरी को जो है वो ज्यादा तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरणें ही तय कर सकती हैं। इसके कारण से जिन प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, उदाहरण के लिए लाल, ऑरेंज, उनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और वही इस दूरी को तय कर पाती हैं। इसके कारण से सूर्य उदय और सूर्य अस्त समय, यानी कि क्षितिज की अवस्था में सूर्य हमें कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। लाल, रक्त के समान उसका रंग हो जाता है, लाल ऑरेंज मिक्स, है ना। उसके बाद किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तो हमने बताया था आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। हमारी जो वायु में कई प्रकार की गैसेस और पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो नीले रंग के प्रकाश किरण को का प्रकीर्णन कर देते हैं। उस प्रकीर्णन के कारण से जो है वो हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देने लगता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री के केस में, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होता है तो उसको कोई भी वातावरण आसपास नहीं होता है। जब वातावरण नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता है तो अंतरिक्ष यात्री को कैसा, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो काला प्रतीत होता है, काला नजर आता है, क्योंकि वहां पर कोई वातावरण ही नहीं है, प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा है। ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो कि चैप्टर 11 से जुड़े हुए थे, है ना। तो आज का काम अपना पढ़ाने का जो है वो यही होता है। इस टॉपिक में अपन ने क्या क्या देखा,
इस टॉपिक में अपने शुरुआत करी थी मानव नेत्र से। मानव नेत्र के बारे में देखा कि मानव नेत्र क्या होती है, फिर उसके बाद दृष्टि दोष के बारे में देखा, दृष्टि दोष क्या होता है ना। 2 मिनट। तो इस चैप्टर में हमने लाइन से क्या क्या पढ़ा, मानव नेत्र के बारे में पढ़ा कि मानव नेत्र होती क्या है, हमको कैसे चीजें दिखाई दे जाती हैं। फिर उसके बाद मानव नेत्र के कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी कि कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, पुतली क्या होती है, परितारिका क्या होती है, पक्षमावी पेशिया क्या होती है, रेटिना क्या होता है, प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, हमको इमेज कैसी दिखा, हमारी आंख जो है वो उल्टी इमेज बनाती है, फिर दिमाग उसको सीधा करके हमको दिखा रहा होता है। इतनी इंटरेस्टिंग बातें देखी। उसके बाद पता करा कि हमारी 2 आंखें क्यों होती है, एक आंख क्यों नहीं होती, है ना, विजिंग एंगल कम हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद हमको उसमें उसी में हमने देखा था कि यदि हम एक आंख से देखते हैं तो हमें स्थिति का सही अंदाजा होता है कि हमसे कितनी दूरी पर है, और 2 आंखों से देखते हैं तो हमें सही स्थिति का अंदाजा नहीं होता है। इसलिए निशानेबाज जो है वो एक आंख बंद कर कर जो है वो निशाना लगाता है, क्योंकि उसको सही पोजीशन का पता होता है कि हम एक आंख बंद करके जो पोजीशन पता लगाते हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करती है। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी बोला था कि आप एक आंख बंद कर कर जो है वो एक उंगली से किसी को कवर करना और फिर दोनों आंख खोल के देखना, तो वो अनकवर हो जाएगी, क्योंकि दोनों आंख से जब हम देखते हैं तो वस्तु की सही स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाते कि कितनी दूरी पर है, किस पोजीशन पर है। वो एक आंख से वो एग्जैक्ट पता चलता है, इसलिए निशानेबाज जो है वो एक आंख का यूज करता है। ये चीज अपन ने इंटरेस्टिंग देखी थी इसमें। फिर उसके बाद हमने देखा था इसमें कि जो है वो प्रकाश का प्रिज्म से जो है वो अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म से अपवर्तन के लिए हमने एक डायग्राम भी बनाया था, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अपन स्कूल में बहुत जल्दी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ईश्वर ने जैसा चाहा वैसा हम बहुत जल्दी प्रैक्टिकल करेंगे उसका। उसके बाद देखा प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण क्या होता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म में एंटर करता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या उसका उल्टा भी पॉसिबल है, एक और प्रिज्म रख दे तो वापस श्वेत प्रकाश प्रकरण प्राप्त की जा सकती है क्या। तो हमने देखा था हाँ बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। न्यूटन ने ऐसा, आइजैक न्यूटन ने इस पर प्रैक्टिकल भी करे थे और उन्होंने परफॉर्म भी किया था, व्हाइट किरण वापस प्राप्त भी करी थी। उससे जुड़े हमने कल कुछ वीडियो भी देखे थे वापस व्हाइट किरण को प्राप्त करने के लिए। हालांकि वो हम चीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसे लेंस हम परफॉर्म नहीं ला पाएंगे, इसलिए मैंने वीडियो दिखा दी उसको। ऑनलाइन क्लासेस के कई फायदे भी हैं, है ना, जिसमें वो एक ऑनलाइन में सारी चीजें दिखा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ आपको। एक वो देखा वर्ण विक्षेपण के बाद देखा वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य जो है वो अग्रिम क्यों उदय हो जाता है, विलंबित अस्त क्यों होता है ना, एक वो देखा। फिर उसके बाद हमने देखा आखिरी में कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, टिंडर प्रभाव उससे जुड़ा हुआ, टिंडर प्रभाव क्या होता है, और प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, वो वाला बीच में क्वेश्चन छूट गया था, वो देखा हमने। और आखिरी में जो है वो हमने सूर्य का रक्ताप प्रतीत होना भी देखा। लास्ट टॉपिक वही था, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में कवर करी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी थे, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है ना।